हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे क्लास 11th के हिस्ट्री का टर्म 1 का एग्जामिनेशन 2021-22 का। ये जो पेपर है ये है आर्मी स्कूल PRTC बेंगलोर का। सो इसमें हमें टोटल 35 मार्क्स का ये पेपर है, जिसमें आपको मिलेंगे 90 मिनट्स का ये क्वेश्चन पेपर है। सेक्शन ए में 25 क्वेश्चन है, जिसमें 20 अटैम्प्ट करने हैं, और जो फर्स्ट 20 हैं जो वो क्या होंगे, दैट विल बी टेकन फॉर करेक्शन। सेकंड सेक्शन में 24 क्वेश्चन है, जिसमें 20 क्वेश्चन करने हैं, फर्स्ट 20 विल बी टेकन, और थर्ड सेक्शन में 6 में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं एंड ऑल क्वेश्चन विल बी कैरिंग इक्वल मार्क्स। तो ये क्वेश्चन हम पेपर सॉल्व करेंगे, और याद रखना अगर आप ये पेपर सॉल्व करोगे तो आपका मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं द आउटर शेल कन्फिग्रेशन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज। तो इन्होंने 4 डिफरेंट हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिए हैं। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे, हमें पहला दिया हुआ है NS2NP5। अगर हमें पता है NS2NP5 इसका जो ग्रुप होगा वो क्या ग्रुप होगा, 2 + 5 + 10। ये प्री ब्लॉक का एलिमेंट है, ये टोटल हो जाएगा हमारा 17। सेकेंड की बात करेंगे 2 + 6 + 10, ये हो जाएगा हमारा ग्रुप 18। थर्ड हो जाएगा 2 + 4 + 10, ये हो जाएगा हमारा ग्रुप 16। और ये हो जाएगा 2 + 3 + 10 ग्रुप 15। अगर हम इन सारे ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप जो 18 है वो तो नोबल गैस का है, तो ये इनर्ट गैस के हैं। और याद रखना अक्रॉस द पीरियड जब आप जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा कौन से ग्रुप की होती है, हमारी होती है हेलोजेंस की। ठीक है, तो हेलोजेंस की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो होती है, क्योंकि उन्हें चाहिए एक इलेक्ट्रॉन टू अचीव स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन, और उनका न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ए सेक्शन हमारा क्या हो, करेक्ट, क्योंकि इसका ग्रुप नंबर है 17। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट वेवलेंथ प्रोवाइडेड ऑल द इक्वल वेलोसिटी। तो याद रखना ये जो हमारा क्वेश्चन है ये आया है हमारा डी ब्रोगली इक्वेशन से। अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली इक्वेशन जो हमारा वेवलेंथ है इट इज़ इक्वल टू H/mv। चलो हम सबका मास फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें पता है CO2 का मास क्या होता है। अगर हम एक मॉलिक्यूल का मास निकालेंगे तो कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16 × 2 तो 30, टोटल हो जाएगा 44U। अगर हम NH3 का निकालेंगे ये हो जाता है हमारा 17U, और एक प्रोटॉन का मास हो जाता है 1U। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है एज़ कंपेयर टू प्रोटॉन। तो अगर हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, सबसे कम होगा। कम मास होने की वजह से, क्योंकि ये जो रिलेशन है ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा हो जाती है इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन हमारा शो करता है ड्यूअल नेचर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द सीरीज ऑफ लाइन प्रेजेंट इन द विजिबल रीजन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो याद रखना विजिबल रीजन में कौन सा होता है, हमारा बाल्मर सीरीज। तो आपको ये सीरीज याद रखनी है। जो लेमन सीरीज है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आता है हमारा फर्स्ट शेल में फ्रॉम एनी अदर शेल, तो ये होता है हमारा अल्ट्रा वायलेट रीजन में। बाल्मर सीरीज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आता है हमारा सेकेंड शेल में, तो ये आता है विजिबल रीजन में। अगर हम बात करें पैश्चन ब्रैकेट की, पैश्चन ब्रैकेट में जो इलेक्ट्रॉन है वो आता है थर्ड और फोर्थ शेल में, और ये रिलीज करता है इंफ्रारेड रेस। तो याद रखना विजिबल रीजन हमारा होता है बाल्मर सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एटम्स ऑफ द एलिमेंट बिलोंग टू द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल विल हैव। तो अगर सेम ग्रुप की बात करेंगे दे डोंट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन एटॉमिक नंबर डिफाइन करता है, सबके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या याद होता है, शेल्स ऐड होते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाते हैं, सबके डिफरेंट हो जाते हैं। ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, तो याद रखना तो सेम ग्रुप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसका C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एलिमेंट A इज 3। ठीक है, तो एक एलिमेंट A है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं। एंड एलिमेंट B के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं 6। ठीक है, व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल कंपाउंड फॉर्म्ड ऑफ A एंड B। सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है इस एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या होगा, ईजी होगा इंस्टेड ऑफ। सो ये क्या चाहता है, हर एक एलिमेंट चाहता है नोबल गैस कन्फिग्रेशन। तो यहाँ तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करें, यहाँ तो इसे क्या करना पड़ेगा, 5 इलेक्ट्रॉन गेन।
तो ये एलिमेंट इंस्टेड ऑफ गेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करके ये क्या बनाएगा A3+। ठीक है, तो ये A3+ बनाएगा क्योंकि स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन इसको चाहिए। सिमिलरली जो B है, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज करे या तो 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करे, गेन करे। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन करता है वो उसके लिए ईजी है, तो ये क्या बनाता है B-2। तो याद रखना, अब आप क्या कर सकते हो, इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा A2B3। तो A2B3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये देखना है कि अगर एलिमेंट की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है 1 +1 +2 और +3, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं 5 6 7, तो वैलेंसी हो जाती है -3 -2 और -1। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, हाउ मैनी मोल्स ऑफ आयरन कैन बी मेड फ्रॉम Fe2O3 बाय द यूज ऑफ 16 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सपोज हमें रिएक्शन दी हुई है Fe2O3 3CO रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2Fe + 3CO2। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 16 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड दिया हुआ है, और क्या पूछा है कि इसमें हाउ मैनी मोल्स ऑफ आयरन विल बी फॉर्म, तो कितना आयरन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सबसे पहले याद रखना ये जो रिएक्शन है हम करेंगे, क्वेश्चन हम करेंगे स्टोइचियोमेट्री से। तो अगर 3 मोल्स ऑफ हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन यहाँ पे 3 है, तो कितना मोल ऑफ आयरन प्रोड्यूस होता है, इट प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ आयरन। ठीक है, तो 3 मोल ऑफ CO प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल्स ऑफ आयरन अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। और अगर हमारे पास है 1 मोल ऑफ CO, तो कितना वो आयरन प्रोड्यूस करेगा, 2/3 मोल ऑफ आयरन। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 16 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर हमारे पास है 16 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये प्रोड्यूस करेगा 2 / 3 × 16, तो ये हो जाएगा 32 / 3, और इसे हम सॉल्व करेंगे 10.67 मोल्स। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10.67 विल बी द करेक्ट आंसर। तो कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या बनाना है, इक्वेशन। अगर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड दिया तो आयरन के साथ आपको इक्वेशन बनाना है। 3 मोल्स पे 2 मोल्स बनेगा, 1 पे 2/3 और 16 पे 2/3 × 16। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 3 मोल्स ऑफ इथेन। तो अगर हम बात करें इथेन की, तो इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। ठीक है, तो अगर हमने लिया है 1 मोल ऑफ इथेन मॉलिक्यूल, आपने 1 मोल लिया हुआ है इथेन का, तो याद रखना 1 मोल ऑफ इथेन में कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के, आपको दिखेंगे 6 एटम्स। ठीक है, तो 1 मोल में कितने होंगे, 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो 6 मोल्स ऑफ आपके पास क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है 1 मोल में। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे आपके पास एक इथेन का मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे, 6। ठीक है, 6 एटम है। सिमिलरली अगर आपके पास 1 मोल ऑफ इथेन है, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6 मोल्स। अब हमें पूछा है कि अगर आपके पास 3 मोल्स ऑफ इथेन है, तो अगर 3 मोल्स ऑफ आपके पास इथेन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 × 3, सो टोटल 18 मोल्स। ठीक है, तो जो हमारा बी आंसर है, दैट आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 5.58 ग्राम्स ऑफ आयरन, और इसका हमें एटॉमिक मास दिया है। तो याद रखना नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास। तो ये फॉर्मूला याद रखना, गिवन मास बाय एटॉमिक मास। अगर गिवन मास की बात करें, गिवन मास है हमारा 5.58 और एटॉमिक मास क्या है हमारा 55.8। तो आप इसको डिवाइड कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा 0.1 मोल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.1 मोल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो 1 एटम ऑफ कार्बन 12 का ग्राम्स में पूछा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो जो 1 कार्बन का एटम है, इसका मास हम बोलते हैं इट इज इक्वल टू 12U। U इज यूनिफाइड मास, और यूनिफाइड मास होता है 12 ×
1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके आपका जो आंसर आएगा दैट विल कम अराउंड 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। ठीक है, तो आपको क्या देखना है कि किसका एटम दिया, कार्बन का। कार्बन 12 का मास होता है 12U, तो U का आपको पता होना चाहिए कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल्स किसके इक्वल होता है 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 1.9 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, प्रिंसिपल एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आर रिलेटेड टू व्हाट। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर याद रखना हमें किसके बारे में बताता है, इट टेल अस अबाउट द रेडियस। रेडियस पता है तो आपको क्या पता होता है, साइज पता होता है। अगर हम बात करें एजीमुथल क्वांटम नंबर की, ठीक है, तो इसमें हमें सब शेल का पता चलता है, और सब शेल का हमें क्या पता होता है कि इसका जो हमें इससे हमें शेप पता चलता है। जैसे हमारे पास एस का होता है स्फेरिकल, पी का डम्बल, डी का डबल डम्बल शेप पता चलता है। और जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये हमें क्या बताता है कि एग्जैक्टली कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो ये बताता है हमें ओरिएंटेशन। तो पहला होता है साइज, सेकंड शेप, थर्ड हमें ओरिएंटेशन बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन एन कंपाउंड इज इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट करेक्ट। सबसे पहला दिया हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1। तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट है दैट इज रॉन्ग, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो जैसे अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मैटर के साथ कंबाइन करता है, जैसे एग्जांपल है NaH के साथ। तो NaH के साथ जब वो कंबाइन करेगा तो सोडियम का होता है +1, हाइड्रोजन का हो जाएगा -1, तो ये कंपाउंड को बोलते हैं हम हाइड्राइड्स। ठीक है, तो हाइड्राइड्स का -1 होता है, तो पहला क्वेश्चन ही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत था, हमें गलत पूछा है। बाकी स्टेटमेंट भी देखते हैं। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए कंपाउंड इज 0। ठीक है, अगर न्यूट्रल कंपाउंड है जैसे वाटर तो इसका एल्जेब्रिक सम क्या होगा, 0 होगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, एन एलिमेंट इन फ्री और कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 नहीं होता। ठीक है, सो इट कैनॉट बी 0। तो अगर ये क्वेश्चन, तो इसका जो हमें ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें या तो अनकम्बाइंड स्टेट लिखा होता है या फ्री होता तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, बट अगर कंबाइंड स्टेट लिखा है, कंबाइंड स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 नहीं भी हो सकता है। तो इसका A एंड C दोनों इसके क्या होंगे, करेक्ट ऑप्शन होंगे। और लास्ट बात करें, फ्लोरीन का हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हमें पूछा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CH2। ठीक है, कार्बन को X कहते हैं, हाइड्रोजन का होता है +1 इंटू 2 और ऑक्सीजन का होता है -2। तो अगर हम इसको करेंगे X + 2 - 2 = 0, तो X हो जाएगा हमारा 0। तो याद रखना कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0। नेक्स्ट हम बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स आर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। तो 3 तरह के हाइड्राइड्स होते हैं, एक होता है ग्रुप 13 के एलिमेंट्स बनाते हैं, एक 14 के, और एक बनाते हैं हमारे 15, 16, 17। जो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स बनाते हैं इनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जैसे BH3। ग्रुप जो 14 बनाते हैं इनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। ठीक है, और जो ग्रुप 15, 16, 17 बनाते हैं इनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, तो अगर हमें पूछा हुआ है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज तो हमारा ग्रुप 14 का कौन सा एलिमेंट है, तो याद रखना हमारे पास है CH4। जो कार्बन है वो ग्रुप 14 से एसोसिएटेड है, तो इसके पास आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हमारा B ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सिन गैस इज ए मिक्सचर ऑफ व्हाट। तो ये आपको याद रखना है क्वेश्चन, हाइड्रोजन का क्वेश्चन है। जो सिन गैस है वो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से। ठीक है, ये जो गैस है इसको सिन गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यूज हुआ था प्रेपरेशन ऑफ मिथेनॉल, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो याद रखना ये CO + H2 इज कॉल्ड एज सिन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ। तो याद रखना आपको इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है। रिएक्टिविटी सीरीज की अगर हम बात करेंगे, हाइड्रोजन के ऊपर सिर्फ एक ही एलिमेंट है वो है जिंक, और बाकी जो भी हमारे पास कॉपर, लेड और मर्क्यूरी ये सारे इसके नीचे आते हैं। एज ए रिजल्ट जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो लो रिएक्टिव मेटल को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है।
जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस, सो दैट्स वाई जो जिंक है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती है, बट कॉपर, लेड और मर्क्यूरी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि वो दे आर लेस रिएक्टिव। तो इसका आंसर जिंक हो जाएगा, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एस व्हाट। तो याद रखना एस और पी ब्लॉक को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अगर हम बात करें चाल्कोजेंस की, ये हमारे होते हैं ग्रुप 16। लेंथेनॉइड्स जो होते हैं ये एफ ब्लॉक के होते हैं, ये होते हैं 4f के एलिमेंट्स। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो हमारा याद रखना रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अमंग द हैलोजन एलिमेंट हैविंग द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो याद रखना इसमें क्या होता है, नॉर्मली फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होना चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्योंकि उसका सबसे स्मॉल साइज है। बट जब हम ट्रेंड देखते हैं तो क्या होता है, क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो क्लोरीन का सबसे ज़्यादा क्यों होता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, क्योंकि जो फ्लोरीन है जब भी इलेक्ट्रॉन उसके पास आता है सो देयर इज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है। एज ए रिजल्ट ये इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो कम होती है। तो क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन की 18th, इन OF2 नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इन्होंने टोटल बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पूछे हैं। तो सबसे पहले याद रखना ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, और फ्लोरीन को कितने चाहिए, उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू अचीव स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन। तो ऑक्सीजन के साथ और देखेंगे तो ऑक्सीजन के साथ एक फ्लोरीन अटैच होगा, एक बॉन्ड बनाएगा, दूसरा फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके लग गए। सो टोटल और कितने लोन पेयर बच जाएंगे, इसके पास 2 लोन पेयर बच जाएंगे। अगर हम फ्लोरीन की बात करेंगे, फ्लोरीन का एक एक बॉन्ड बन गया तो टोटल इसके पास लोन पेयर रह जाएंगे टोटल 3। एक फ्लोरीन के पास 3 और दूसरे फ्लोरीन के पास भी क्या रहेंगे, 3 लोन पेयर्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा। आप पूछा टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, कितने बॉन्ड पर यहाँ पे बन रहे हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑक्सीजन फ्लोरीन के बीच में 2 बॉन्ड बन रहे हैं। और आप लोन पेयर भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हो। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं, फ्लोरीन पे 1 2 3 1 2 3, टोटल हो जाएंगे हमारे पास 8 लोन पेयर। ठीक है, तो आपको कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं फॉर स्टेबल, तो 2 फ्लोरीन के साथ वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और 2 शेयर करने के बाद इसके बाकी 4 क्या हो जाएंगे, लोन पेयर बन जाएंगे। सिमिलरली फ्लोरीन 1 शेयर करेगा, बाकी 6 इसके लोन पेयर बन जाएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन इथीन। तो सबसे पहले इथीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारा है इथीन। अब इसमें क्या पूछा है, सिग्मा बॉन्ड्स। तो याद रखना कार्बन और हाइड्रोजन जो भी पहला बॉन्ड बनता है वो हमेशा क्या होता है, सिग्मा, और जो उसके साथ उसके बाद बॉन्ड बनता है वो होता है पाई। तो कार्बन हाइड्रोजन का एक ही बॉन्ड है तो सिग्मा, कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा, कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा, कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा। कार्बन कार्बन सबसे पहला जो बॉन्ड बनाएगा वो सिग्मा, और जो दूसरा बॉन्ड बनाएगा दैट विल बी द पाई बॉन्ड। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे इसमें, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स विल बी 5, और पाई बॉन्ड्स होंगे हमारे पास 1। तो इसका ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन हैलाइड इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो आपको पूछा हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड याद रखना आपके पास क्या हो सकता है, HF, HBr, HCl एंड HI। सबसे पहले वाटर को सिलेक्ट मत करना, यहाँ पे ये क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड नहीं है, ये हाइड्रोजन ऑक्साइड है। इन्होंने पूछा कौन सा लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो याद रखना इसका HF करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो HF है याद रखना इस पे हाइड्रोजन पे आता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन पे, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो दूसरे HF के साथ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो इसके बीच में क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर हाइड्रोजन के साथ अटैच है, कौन से, फ्लोरीन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, तो वो क्या शो करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से याद रखना HF क्या होता है, लिक्विड होता है। और हमें अब दिया नेक्स्ट क्वेश्चन 21, आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, CH3CH, अगर ब्रैकेट में लिखा हो तो इसके साथ में ये अटैच है OH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2।
अब हम इसे नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है, हमें OH क्या दिया हुआ है, फंक्शनल ग्रुप। अब हम नंबरिंग करेंगे जहाँ पे लीस्ट नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, ये हमने नंबरिंग की। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, 5 है, तो इसको लिखेंगे पेंट। इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, कौन सी पोजीशन पे है, 4 पोजीशन पे हम लिखेंगे 4 इन। लास्ट वाला ई नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास क्या है, ऑल टू ऑल। तो याद रखना, 2 वॉवल्स हम नहीं लिखेंगे तो एक वॉवल हम क्या कर देते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो हमारा हो जाएगा पेंट 4 इन टू ऑल। तो हमारा जो ए ऑप्शन है, दैट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, शेप ऑफ CH3+। अब याद रखना, एक कार्बोकेटाइन है हमारे पास CH3+, तो इसके पास टोटल कितने बॉन्ड पड़ रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन का याद रखना होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो 3 बॉन्ड पेयर है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है हमारा sp2, और sp2 होता है हमारा ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो ये क्या बनता है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। हमें ऑप्शन में दिया लीनियर ट्राइगोनल, तो हम ट्राइगोनल को करेक्ट करेंगे, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 23rd क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर्स आर फाउंड इन ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेंगे, ब्यूट 1 इन CH2 CH3 CH2 CH, ये हमारा ब्यूट 1 इन है, और ब्यूट हमारा क्या है 2 इन CH3 CH3 CH CH। ठीक है, तो ये हमारा ब्यूट 1 इन है, ये हमारा ब्यूट 2 इन है। अब इसमें देखना, इसमें हो क्या रहा है, इसमें मूवमेंट ऑफ डबल बॉन्ड हो रहा है। डबल बॉन्ड को हम ऐसे फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करते हैं। तो जब भी हमारा कार्बन का चेन सेम है तो वो चेन आइसोमर्स नहीं हो सकता है, इसे हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो जब भी हमारा फंक्शनल ग्रुप मूव करता है कार्बन चेन में तो उसे बोलते हैं हम पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म मतलब कि आपका 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ, एक ऐसे एटम्स का ग्रुप जो डिफरेंस क्या हो, CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जैसे आपके पास मीथेन है विच इज CH4, ये मीथेन है, अगर आप इसमें CH2 ऐड कर दो आपका बनता है C2H6, ये बन जाता है इथेन। ठीक है, तो ये जो भी हमारी सीरीज बनेगी C3H8, ये बन जाएगा हमारा प्रोपेन। ठीक है, तो हमारे जितने भी एल्केन्स हैं इनकी सीरीज बनेगी तो ये क्या हो जाएगी, होमोलोगस। सिमिलरली एल्कीन ले लेंगे, अगर हमारे पास है C2H4, इसे बोल देंगे हम इथीन, इसमें हम ऐड कर देंगे CH2, इसे बोल देंगे हम C3H6, दैट विल बी प्रोपीन। ठीक है, सिमिलरली ये जो सीरीज है, आप एल्केन एल्काइन एल्कीन एल्काइन में अगर सपोज आपके पास एल्कोहल है तो आपके पास है CH3OH, तो इसे बोल देंगे हम मिथेनॉल, और अगर हम इसमें डाल देंगे CH2, ठीक है, CH2 ऐड कर देंगे तो बन जाएगा C2H5OH, इसे बोल देंगे हम इथेनॉल। तो ये जो सीरीज है जिसमें CH2 का डिफरेंस होता है इसे क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। सबसे पहले हमें दिया हुआ इथेन इथीन एथाइन, तो ये होमोलोगस सीरीज के पार्ट नहीं हो सकते क्योंकि ये तीनों क्या है, डिफरेंट है। नेक्स्ट दिया हुआ है मीथेन मिथेनॉल मिथेनल, ये भी क्या है, तीनों डिफरेंट है। ये दिया हुआ है हमें हेक्सीन 2 हेक्सीन 3 हेक्सीन, इसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम है, ये हो नहीं सकता। और लास्ट हमें दिया हुआ है मिथेनल, मिथेनल होता है HCHO। ठीक है, फिर उसके बाद दिया हुआ है हमें इथेनल, इथेनल होता है हमारा CH3CHO। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है प्रोपेनल, प्रोपेनल होता है CH3CH2CHO। अगर आप देखोगे सब में किसका डिफरेंस होगा, CH2 का। ठीक है, तो ये जो हमारा 4th ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इलस्ट्रेट फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में याद रखना फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अगर हम पहले की बात करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, ब्यूटेन 1 ऑल, और साथ में सेकंड दिया हुआ है ब्यूटेन 2 ऑल। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म में जिसमें क्या हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप क्या हो रहा है, सेम है, और दूसरे पोजीशन पे इसे बोलते हैं हम पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाईमिथाइल ईथर की, इसका हम स्ट्रक्चर बना लेंगे। हमारा डाईमिथाइल ईथर होता है CH3OCH3, और साथ में बना लेंगे इथेनॉल C2H5OH।
अगर आप टोटल कार्बन काउंट करोगे, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये बन जाएगा C2H6O, यहाँ पे भी बन जाएगा C2H6O। तो याद रखना डाई मिथाइल ईथर और इथेनॉल क्या बनाएंगे, हमारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है, ये सिस ब्यूटीन ट्रांस ब्यूटीन हमारे क्या बन जाते हैं, दे फॉर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और हमारा इथेनॉल एंड इथिलन ये दोनों हमारे आइसोमर्स नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि अगर आपको ईथर दिया हुआ है, ठीक है, और अल्कोहल दिया हुआ है, तो ये क्या बना सकते हैं, हमारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बना सकते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको क्या दिया हुआ है, एल्डिहाइड दिया हुआ है, ठीक है, CHO दिया हुआ है, और साथ में क्या दिया हुआ है आपको, सपोज कीटोन दिया हुआ है, ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसका जो बी है, इट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये सेक्शन बी है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन है हमारा। द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन इज, ठीक है, इसे हम बोर रेडियस भी कहते हैं। हमें दिया रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिटल ऑफ He प्लस विल बी इक्वल टू, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, रेडियस का होता है 0.59 n स्क्वायर बाय जेड। n रिप्रेजेंट करता है हमारा ऑर्बिट को, और z हमें रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर। तो हमारा ऑर्बिट क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर। z हमारा क्या है, हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो ये हो जाएगा 0.59 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 9 को इससे 1, तो ये आ जाएगा हमारा 5.31 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2.655 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी कैलकुलेशन थी, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, n स्क्वायर बाय जेड। सो इसका बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द 5d ऑर्बिटल्स आर dxy dxz dyz dx2 y2 dz2, choose the correct statement. The shape of first 3 orbitals are similar but the 4th and 5th are different. The shape of first 4 are similar but 5th are different. All shapes are similar, all are different. अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, अगर हम बनाए तो याद रखना जो dxy है ये ऐसा दिखता है। अगर हम बात करें dyz को, xz को बनाए, ये भी ऐसे दिखता है, सेम दिखते हैं। अगर हम बनाएं dyz, ये भी सेम दिखता है। बट अगर हम बनाएं dx2 y2, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, और जो dz2 है इसका स्ट्रक्चर भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो आप शेप देख सकते हो, इन तीनों की शेप आपको क्या दिख रही है, सिमिलर दिख रही है, और इन दोनों की शेप क्या है, डिफरेंट आपको दिख रही है। तो याद रखना ये तीनों ऑर्बिटल क्या होते हैं, सेम होते हैं, और ये 4th एंड 5th आर डिफरेंट। तो इसका ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट टू इलेक्ट्रॉन बोथ एज वेव एज वेल एज स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल। तो जो वेव एंड पार्टिकल नेचर बताता है वो हमें बताता है डी ब्रॉगली इक्वेशन, वो बताता है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। तो अगर आपको किसी चीज़ का भी मास पता चले, जैसे आपको इलेक्ट्रॉन का मास आपने पुट किया, उसका वेलोसिटी पुट किया, तो आपको उसका जो वेवलेंथ है वो मिल जाएगा। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन, तो इसका जो सी ऑप्शन है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि अक्रॉस द पीरियड, जब भी आप पीरियड अक्रॉस द पीरियड जाओ तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर हम ये एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे, लिथियम सबसे पहले आता है, इसका सबसे कम होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे हम आगे जाएंगे उसके बाद आता है कार्बन, कार्बन का ज़्यादा होगा, कार्बन से ज़्यादा होगा हमारे नाइट्रोजन का, बट नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है। तो याद रखना ये एक्सेप्शन होता है। ऐसा क्यों होता है, हमारे पास होता है 2s2 2p3 इसका आउटर शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और ऑक्सीजन का होता है 2s2 2p4। तो नाइट्रोजन जो होता है 2p3 वाला, इसमें याद रखना आपके पास क्या होता है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने की वजह से ये क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, और ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से जो नाइट्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, और उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाती है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लेंथेनॉइड्स आर व्हाट। सो इसमें 14 एलिमेंट्स है, ये तो सब करेक्ट है। अगर नेक्स्ट बात करें, एटॉमिक नंबर होता है इसमें 58 to 71, और इसमें फिलिंग होती है 4f की। ठीक है, अगर 4f की फिलिंग हो रही है, तो अगर आपने इसका जो इसका आपने एटॉमिक नंबर पढ़ा होगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखते हैं n-2f।
तो अगर 4f है तो n क्या होगा हमारा 6, तो याद रखना ये रिप्रेजेंट करता है 6 पीरियड। ठीक है, तो याद रखना जो लेंथेनॉइड्स होते हैं ये 6th पीरियड में होते हैं। ठीक है, और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो होता है 58 to 71 और इनमें फिलिंग होती है 4f की। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे एक्टिनॉइड्स की, एक्टिनॉइड्स होते हैं हमारे 7th पीरियड में, ये रिप्रेजेंट करते हैं बाय 5f और इनकी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है 90 to 103। ठीक है, तो इसका जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज द मास ऑफ 6.02 to 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। एटम्स की बात की है, मॉलिक्यूल्स की बात नहीं की है। तो अगर इतने सारे आपके पास एटम्स हैं ऑक्सीजन के, तो ये कितना के इक्वल हो जाता है, ये हमें दिया है एवोगैड्रोस नंबर। और अगर आपको इतना किसी के भी एटम्स दिए हैं तो वो हो जाते हैं हमारे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के इक्वल हो जाते हैं इतने नंबर ऑफ एटम्स 6.02 to 10⁻23 और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स का वेट होता है 16 ग्राम्स। ठीक है, तो इसका ए आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्पेरिकल एंड द मॉलिकुलर फॉर्मूला इज। तो याद रखना जो मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू द n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला के ये इक्वल होता है और ये जो n होता है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू द मॉलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो इसका जो ए ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ 32 ग्राम्स ऑफ मीथेन। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें इक्वेशन बनाना है। आपके पास मीथेन है CH4, इसका आपने क्या किया कंबशन, और कंबशन में हमारा प्रोड्यूस होता है CO2 प्लस वाटर। अब हमें क्या करना है, इसे बैलेंस करना है। आपके पास 4 हाइड्रोजन है तो इसको बैलेंस करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, ऑक्सीजन बैलेंस खराब हो जाएगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब क्या दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस ऑन कंबशन, तो आपको दिया हुआ है मीथेन और किसका रिलेशन फाइंड करना है, वाटर का। ठीक है, तो मीथेन कितना दिया हुआ आपको 32 ग्राम्स। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, मास बाय मोलर मास। कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 4, तो टोटल हो जाएगा ये 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 32/16, हमारा ये आ जाएगा 2। नेक्स्ट अब हमें क्या दिया हुआ है, ये हो जाएगा 2। नाउ अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस, तो कितने मोल्स, तो याद रखना अगर हम इसी इक्वेशन बनाएं तो 1 CH4, 1 मोल ऑफ CH4 कितना प्रोड्यूस कर रहा था वाटर, 2 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो हमें कितने दिया हुआ है 2 मोल्स ऑफ CH4। अगर 2 मोल्स दिए हुआ है तो हमारा कितना बन जाएगा 4 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, हमें ग्राम्स में दिया हुआ है आंसर, तो आप क्या करोगे 4 इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन वाटर का कितना होता है 16 + 2 विच इज इक्वल टू 18, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 72 ग्राम्स। तो इसका सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाउ मैनी कॉपर कैन बी ऑब्टेन बाय फ्रॉम 159.6 ग्राम ऑफ CuSO4। हमें 159.6 ग्राम ऑफ CuSO4 दिया हुआ है और पूछा कि कितना कॉपर इसमें से ऑब्टेन होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर देंगे। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, हमें गिवन मास ऑलरेडी दिया हुआ है विच इज़ 159.6। अब हमें इसका मोलर मास निकालना है। कॉपर का मास ऑलरेडी दिया हुआ है विच इज़ 63.54, और सल्फर का मास होता है 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 × 4। इसको ऐड करेंगे हो जाएगा 63.54, 32 + 64। इसको हम ऐड करेंगे हो जाएगा हमारा 0.54, 3 + 2 ये हो जाएगा हमारा टोटल विल बी अराउंड 159.54। तो अगर हम देखेंगे इसका जो टोटल मास होता है CuSO4 का वो होता है 159.54, तो ऑलमोस्ट दोनों मास क्या है हमारे सेम है। तो हमें दिया हुआ है 1 मोल ऑफ CuSO4। ठीक है, 1 मोल ऑफ CuSO4 दिया हुआ है।
अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ CSO4 है तो कॉपर के कितने आइटम्स प्रेजेंट है? अगर आप देखोगे सिर्फ एक ही आइटम प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में, तो 1 मोल में कितने प्रेजेंट होंगे? 1 मोल ऑफ कॉपर। ठीक है, तो एक मोल में ऑफ CuSO4 विल कंटेन 1 मोल ऑफ कॉपर, और 1 मोल ऑफ कॉपर का ऑलरेडी हमें वेट दिया हुआ है विच इज 63.54 ग्राम्स। तो इसका आंसर क्या है? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 35। द नंबर ऑफ 2p इलेक्ट्रॉन्स हैविंग द स्पिन क्वांटम नंबर s शुड बी इक्वल टू -12। ठीक है, सबसे पहले याद रखना क्या दिया हुआ है हमें? 2p। ठीक है, जो p होता है उसका l की वैल्यू होती है 1, तो आपको ये याद रखना है व्हेन l की वैल्यू 0 होती है वो s होता है, l की वैल्यू 1 क्या होता है? p होता है, l की वैल्यू 2 होता है d, और l की वैल्यू 3 क्या होता है हमारा? f। l की वैल्यू 1 दी हुई है तो ये क्या है हमारा p सब शेल दिया हुआ है, और अगर हम इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालें, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है -L02 +L, तो वो हो जाएगा -1 0 +1, मतलब कि जो p सब शेल है वो 3 ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड है। ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स है, पहले को -1 कहते हैं, दूसरे को 0 +1। अब इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि इन्होंने पूछा है कि स्पिन क्वांटम नंबर, जब हम एक ऑर्बिट में, याद रखना ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें, ठीक है, तो याद रखना इसमें कितने ऑर्बिटल हैं? 3 ऑर्बिटल हैं, जो अगर आप देखोगे अपवर्ड स्पिन वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? टोटल 3। अपवर्ड स्पिन मतलब +12 वाले 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और डाउन स्पिन वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास? -12 3 इलेक्ट्रॉन्स, जिसके -12 स्पिन है। तो याद रखना किसी भी अगर आपको पूछेंगे कि भाई किसमें -12 स्पिन कितनी है, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एक हमारा +12 वाला होगा और दूसरा होगा -12, तो p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट, तो हम ना इसको अरेंज करते हैं। पहले आता है सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन एंड क्लोरीन, ये सब एक ही पीरियड के में आते हैं। ठीक है, और याद रखना अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? जैसे आप अक्रॉस द पीरियड जाते हो तो जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज होता है। नंबर ऑफ शेल्स तो सेम रहते हैं, मगर न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज होता है। एज ए रिजल्ट अक्रॉस द पीरियड साइज छोटा हो जाता है, तो क्लोरीन का सबसे स्मॉलेस्ट साइज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द हाईली 37th क्वेश्चन है, द हाईली मेटेलिक एलिमेंट विल हैव द कन्फिग्रेशन। मेटेलिक एलिमेंट क्या होता है? जो क्या करे? ईजिली इलेक्ट्रॉन वो क्या करे? लूज कर ले, वो बोलते हैं हम हाईली मेटेलिक। अगर हम देखें सब में, यह है 287, ये जो 87 है ये आता है हैलोजन में। हैलोजन के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। ये 2885 है। ठीक है, तो अगर इसको स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट है। अब हमारे पास आया 2881 और एक आया हमारा 282। ठीक है, अब याद रखना अगर किसी भी एलिमेंट को एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है उसके लिए इजी होता है एज कंपेयर टू लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। और जो हमें 2881 है उसमें एक एक्स्ट्रा क्या है? शेल भी है। ठीक है, शेल होने की वजह से याद रखना 281 का ज़्यादा बड़ा साइज़ है, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना काफ़ी ईजी होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2881। ठीक है, तो याद रखना जो मेटेलिक एलिमेंट होते हैं वो होते हैं ग्रुप हमारे ग्रुप 1 के या उस ग्रुप 2 के। ठीक है, ग्रुप 1 और 2 कैसे पता चलेगा? अगर आउटर शेल का जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन अगर 1 है दैट इज़ ग्रुप 1, और वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन अगर 2 है वो दैट इज़ ग्रुप 2। और ग्रुप 1 ज़्यादा मेटेलिक है, दे आर मोर मेटेलिक, क्योंकि उनसे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना काफ़ी ईजी है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। द गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन। असर्शन में क्या दिया हुआ है? NaCl फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन सोडियम मेटल इज ए स्टेबल कंपाउंड। सेकेंड रीजन क्या दिया हुआ है? दिस इज बिकॉज सोडियम एंड क्लोरीन आयंस एक्वायर्स ऑक्टेट इन द सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले दिया NaCl इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन सोडियम मेटल, दैट इज करेक्ट। ठीक है, जो सोडियम और जो क्लोरीन है मिलके क्या बनाते हैं? सोडियम एंड क्लोरीन गैस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ NaCl, दैट इज करेक्ट। अब इसमें होता क्या है? जो सोडियम है वो क्या करता है? उसके पास आउटर शेल में क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और क्लोरीन के आउटर शेल में कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो सोडियम क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, इसका आ जाता है सोडियम प्लस चार्ज, और क्लोरीन का आ जाता है क्लोरीन 8
और नेगेटिव चार्ज, और इसके वजह से दोनों का ऑक्टेट क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। तो इसका बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देयर आर टू स्टेटमेंट लेबल एज असर्शन एंड रीजन। सबसे पहले असर्शन की बात करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल एंड आयनिक बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल। सबसे पहले हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की। सपोज हमारे पास क्या है, HCl। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और सपोज ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बिटवीन द H एंड Cl, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके न्यूक्लियस के बीच में क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं जो ये शेयर कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा यहाँ पे रहते हैं और इसी चीज़ को हम बोलते हैं डायरेक्शन, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन न्यूक्लियस के बीच में दिखती है। तो याद रखना जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। वेयरएस अगर हम आयनिक बॉन्ड की बात करें, हमारे पास Na+ है, Cl नेगेटिव है। Cl नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, सोडियम के इलेक्ट्रॉन कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। एज ए रिजल्ट आयनिक बॉन्ड डायरेक्शनल नहीं होते। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इट इज़ बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। तो यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो बनते हैं बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इसका असर्शन गलत है, रीजन इज करेक्ट। सो इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। HF इज हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट देन HCl। HF हैज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड। अगर हम बात करें HF की, HF में याद रखना हाइड्रोजन पे आ जाता है डेल्टा पॉजिटिव, फ्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव आ जाता है। HCl में भी यही आता है, डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव। बट जो बॉन्डिंग बनती है HF की दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। याद रखना 3 ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, एक है फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, और ये बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू HCl। HCl भी बॉन्डिंग बना सकते हैं बट इसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहते हैं, इसे हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज डाइपोल मोमेंट। तो बस आपको यही याद रखना है कि फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और ये बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट। और इसी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बाकी एलिमेंट से ज़्यादा होता है, बाकी कंपाउंड से HCl से इसका ज़्यादा होगा। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। अब हम बात करेंगे 41st क्वेश्चन की। हमें दो स्टेटमेंट दिया, असर्शन रीजन। दो द सेंट्रल एटम ऑफ NH3 एंड H2O आर sp3 हाइब्रिडाइज येट HNH बॉन्ड इज ग्रेटर देन HOH बॉन्ड। इट इज़ बिकॉज नाइट्रोजन हैज़ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन हैज़ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, जो NH3 है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन पता करना है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है हमारा लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो इसमें 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। सिमिलरली अगर हम वाटर की बात करें, वाटर में क्या है, हमारे 2 बॉन्ड पेयर होते हैं और 2 लोन पेयर होते हैं। एज ए रिजल्ट इसके हो गया हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब क्या होता है कि जो इसमें NH3 में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होता है, तो रिपल्शन क्या होती है, काफ़ी थोड़ी कम होती है। बट वाटर में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होती है, और NH3 का बॉन्ड एंगल हो जाता है 107, वेरएस वाटर का हो जाता है 104.5। तो अगर हम बात करें, पहले उन्होंने दिया NH3 एंड H2O आर sp3 हाइब्रिडाइज, ये करेक्ट है। एंड HNH बॉन्ड इज ग्रेटर देन H2O बॉन्ड, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, वो भी करेक्ट है। नाइट्रोजन हैज़ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ऑक्सीजन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो ये जो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से याद रखना रिपल्शन कम होती है, 2 से ज़्यादा होती है। एज ए रिजल्ट NH3 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, H2O का कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज व्हाट, ठीक है। याद रखना जो कंपाउंड क्या शो करता है, रिडक्शन शो करता है, दैट विल एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबके अभी हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। हमारा I2 का ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0, हाइड्रोजन का क्या होगा, हाइड्रोजन का होगा +1, सल्फर का होगा -2,
हाइड्रोजन का होगा +1, आयोडीन का -1 और सल्फर का क्या हो जाएगा 0। अगर हम बात करें आयोडीन की, आयोडीन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो एज ए रिजल्ट आयोडीन क्या शो कर रहा है, हमें रिडक्शन शो कर रहा है। सिमिलरली अगर हम बात करें सल्फर की, सल्फर में ऑक्सीडेशन नंबर -2 से 0 जा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन शो हो रहा है। हमें पूछा है विच विल एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो याद रखना, जो कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, जो रिडक्शन शो कर रहा है, दैट कंपाउंड विल एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, आयोडीन। तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर जा रहा है 0 से -1, तो ये रिडक्शन शो कर रहा है, सो इट विल एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की 43rd एजर्शन में हमें दिया हुआ है, अमंग द 2 OH बॉन्ड इन वाटर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द फर्स्ट OH एंड द सेकंड OH इज द सेम। तो पहली स्टेटमेंट की बात करेंगे, सपोज आप बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो वाटर का, तो अगर आप पहला बॉन्ड ब्रेक करोगे, याद रखना इसमें कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, इसको सपोज ΔH1 लिख देंगे, और सेकंड बॉन्ड ब्रेक करने की जो एनर्जी होगा ΔH2। तो याद रखना ये एनर्जी कभी भी सेम नहीं होती है, डिफरेंट होती है। सो दैट्स वाई वी टेक समथिंग कॉल्ड एज एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी। हम क्या करते हैं, अगर दो सेम टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं तो दोनों की एनर्जी डिफरेंट होती है, तो दोनों की एनर्जी को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, वी गेट एवरेज बॉन्ड एनर्जी। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड, इट इज़ बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट अराउंड द ऑक्सीजन इज सेम इवन आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। तो अगर आपने सपोज हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाता है, उनका अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है। एज ए रिजल्ट सेकंड बॉन्ड ब्रेक करने में डिफरेंट एनर्जी। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। अगर आप चारों ऑप्शन देखोगे, चारों ऑप्शन में हमारा कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें दोनों स्टेटमेंट गलत दिया हो। सो ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन इन नियोपेंटेन। सबसे पहले नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। नियोपेंटेन में क्या होता है, एक सेंटर कार्बन होता है और उसको बाकी 4 कार्बन ने उसको क्या किया होता है, सराउंड किया होता है। ठीक है, तो याद रखना एक सेंटर कार्बन के अराउंड 4 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। अब याद रखना कि एक कार्बन है, सपोज हम बात करें जो सेंटर कार्बन है उसके साथ 4 कार्बन जुड़े हैं, तो सेंटर कार्बन का स्ट्रक्चर हो गया क्वांटनरी स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें साइड कार्बन की, ये वाला जो CH3 है इसके साथ सिर्फ एक कार्बन अटैच है, तो ये हो जाएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। इस CH3 के साथ भी अगर हम बात करें, ये वाले CH3 के साथ भी एक कार्बन अटैच है, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसके साथ भी एक प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये भी क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो हमेशा याद रखना कि एक कार्बन के साथ अगर एक कार्बन अटैच है तो वो क्या हो जाता है, प्राइमरी। एक कार्बन के साथ अगर 2 कार्बन अटैच है वो हो जाता है सेकेंडरी, और एक कार्बन के साथ अगर 3 कार्बन अटैच है वो हो जाता है टर्शरी। तो इसमें अगर आप देखोगे 4 प्राइमरी स्ट्रक्चर विल बी प्रेजेंट। नेक्स्ट दिया आयुपैक नेम ऑफ द एसिटालाइन। एसिटालाइन इज नथिंग बट, इसे बोलते हैं हम इथाइन। ठीक है, एसिटालाइन होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसमें 2 कार्बन है, इसे बोलते हैं एथ, और ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं आइन। तो ये आपको कॉमन नेम याद रखना है। ठीक है, सो एसिटालाइन इज द कॉमन नेम ऑफ इथाइन। सिमिलरली याद रखना इथाइलिन जो है दैट इज द कॉमन नेम ऑफ इथीन। इथीन होता है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इसका आंसर इथाइन विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम बात करेंगे 46th क्वेश्चन की। हमें क्या दिया, CH3Br प्लस OH रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CH3OH एंड Br नेगेटिव। इसमें क्या हो रहा है, जो OH नेगेटिव है वो Br को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। इस तरह की रिएक्शन जिसमें एक ग्रुप और एटम दूसरे ग्रुप और एटम को क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे या रिप्लेस कर दे, इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये आपको याद रखना, दिस रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट, हाउ मैनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन CuSO4 5H2। ये हमारा चैप्टर हाइड्रोजन से है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ये बनता है हमारा CuH2O4 ब्रैकेट SO4 2 नेगेटिव एंड H2O। ठीक है, अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखोगे, ये जो H2O है, जो 4 है, ये है हमारे कोऑर्डिनेटेड वाटर। ठीक है, ये जो 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये बनाते हैं कोऑर्डिनेटेड वाटर, मतलब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं कॉपर के साथ। ये 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कॉपर को डोनेट करते हैं इसके d ऑर्बिटल में। ठीक है, बट जो एक वाटर का मॉलिक्यूल है जो आउटसाइड द ब्रैकेट है, वो क्या करता है,
कॉपर के साथ इन मॉलिक्यूल के साथ बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो याद रखना CuSO4 5H2O में सिर्फ एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वेयरएज अदर 4 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसका ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ए टेम्परेरी इफेक्ट इन विच देयर इज ए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स to one of the atom joined by multiple bond on demand of attacking reagent। सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये है हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है उसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए कार्बन के साथ, और उसमें क्या होता है, एक अटैकिंग रिएजेंट जैसे H+, ये क्या हमारा इलेक्ट्रोफाइल। अब क्या हुआ, क्योंकि कार्बन के साथ पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो H इस पर क्या करता है, अटैक करता है। जैसे ही H कार्बन पे अटैक करता है तो क्या होता है, ये जो H का पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और दूसरे कार्बन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह के इफेक्ट को हम बोलते हैं +E इफेक्ट। सिमिलरली अगर आपके पास कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, इसमें क्या करें, Cn नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, कार्बन पे अटैक करेगा और इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे कार्बन पे शिफ्ट करेगा, क्योंकि इससे Cn से इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ Cn नेगेटिव C नेगेटिव Cn कार्बन के साथ बॉन्ड, तो इसे बोलते हैं हम -E इफेक्ट। तो याद रखना, कभी भी आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है और अटैकिंग रिएजेंट है तो क्या हो सकता है, आपकी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कैन हैपन, ये +E हो सकता है या -E। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, याद रखना, न्यूक्लियस अट्रैक्टिंग। ठीक है, ये होता है न्यूक्लियस अट्रैक्टिंग। तो न्यूक्लियोफाइल की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, इसके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। न्यूक्लियोफाइल दो तरह के होते हैं, या तो नेगेटिव चार्ज वाला होता है या तो क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल में क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले NO2 का पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल नहीं है। Cl+ ये भी न्यूक्लियोफाइल नहीं है। NH3 में अगर देखें तो नाइट्रोजन पे क्या होता है, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल। अगर BF3 की बात करें, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। तो C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो हम जाएंगे सेक्शन C में, क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हायर बॉन्ड ऑर्डर। तो आपको याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है, नाइट्रोजन का 3 होता है, ऑक्सीजन का 2, और H2 जो है दैट स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल। तो इसका B आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। इसका मैं शॉर्टकट बताऊंगा। कोई भी कंपाउंड पैरामैग्नेटिक कब होगा, जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड होंगे और इवन में हो सकता है 10 और 16 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन इवन है एक्सेप्ट 10 और 16 तो वो हो जाएगा हमारा डायामैग्नेटिक। इसमें देखेंगे नाइट्रोजन की टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है, तो ये हमारा डायामैग्नेटिक। ऑक्सीजन के 16 है, तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। हाइड्रोजन के 2 है इलेक्ट्रॉन, हीलियम के 4 हैं, तो याद रखना, तो B ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन। सबसे पहले अगर नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे होता है हमारा σ1s, σ*1s, σ2s एंड σ*2s। तो कभी भी बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2 हमें बताता है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, कभी भी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है 0, और जो स्पीसीज है दैट डज नॉट एक्सिस्ट। ठीक है, सपोज हमारे पास हो गया σ1s2 σ*1s2, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाएंगे। तो ये कौन सी स्पीशीज होगी, जैसे He2। ठीक है, He2 जो स्पीशीज है उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल कर देंगे तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा, डज नॉट एक्सिस्ट। सिमिलरली अगर मेरे पास σ1s2 है, σ*1s, σ2s² है एंड σ*2s² है, तो ये कौन सी स्पीशीज होगी जिसके अगेन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, अगर हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएंगे हमारे 2 + 2 + 2 टोटल 8, और देखा जाए ये हो जाएगा Be2+। तो Be2+ में अगर आप लिखोगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग फिर कैंसिल हो जाएंगे और हमारा बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा, तो इसका C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड याद रखना, इसमें क्या होता है कि जो
रिंग होती है उसमें कार्बन को छोड़ के एनी अदर कंपाउंड एटम कैन बी प्रेजेंट। साइक्लोप्रोपेन याद रखना ऐसे नॉर्मल होता है, इस दिस इज साइक्लोप्रोपेन, साइक्लिक फॉर्म में प्रोपेन होता है। बेंजीन हमारा होता है लाइक दिस, ठीक, इसमें भी सारे कार्बन प्रेजेंट है। एसिटिक एसिड इज CH3COOH, ठीक है। अब हिट्रोसाइक्लिक एसिटिक एसिड तो साइक्लिक भी नहीं है, साइक्लोप्रोपेन में भी हर जगह कार्बन है, बेंजीन में भी हर जगह कार्बन है। अगर पायरिडीन की बात करें, पायरिडीन में क्या होता है, रिंग में कार्बन की जगह नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। सो पायरिडीन इज ए हिट्रोसाइक्लिक। हिट्रोसाइक्लिक फिर बता देता हूँ कि क्या होता है, साइक्लिक कंपाउंड और कार्बन की जगह एक कोई अदर एटम प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट हमारा विच कंपाउंड वॉज द फर्स्ट प्रिपेयर्ड इन द लैब, तो ये याद रखना यूरिया जो था वो पहला कंपाउंड प्रिपेयर किया था और ये बनाया था हमारा अमोनियम साइनेट से, ठीक है। सो दिस वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अमोनियम साइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH3Cl, ये सिंपल क्वेश्चन है हमारा। इसमें अगर आप देखोगे कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड है और 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है हमारी sp3। तो इसका C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।